आज मैं आपको एक ऐसे जालिम बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपनी ही मासूम बेटी को वक्त से पहले जवान करने के लिए खतरनाक इंजेक्शन लगाने शुरू किए ताकि वह जल्दी जवान हो जाए और वह उसे अपनी हराम कमाई का जरिया बना सके। ये मासूम बच्ची खुद नहीं जानती थी कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं, लेकिन मोहल्ले वाले हैरान थे कि ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और खूबसूरत कैसे हो गई। जब ये बच्ची जवान हो गई तो उसके जालिम बाप ने उसके साथ ऐसा काम किया जो कोई दुश्मन भी ना करे। आखिर क्या था इस जालिम का अंजाम? क्या ये मासूम बच्ची अपने खौफनाक मुकद्दर से बच पाई? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नर्स के हाथ में एक रोती हुई बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को सादिक की तरफ बढ़ाया और सादिक ने तुरंत बच्ची को अपने सीने से लगा लिया और ढाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके दिल में गम के साथ गुस्सा भी था। अब मैं क्या करूंगा? एक बच्ची को पालना आसान नहीं है। मैं मजदूरी करूं या इसका ख्याल रखूं? यह सोचते हुए वह अस्पताल से बाहर निकला और उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली दी। उसकी बीवी की तदफीन कर दी गई और सादिक ने अपनी बेटी आलिया को अपनी बहन रजिया के हवाले कर दिया, कहते हुए, यह बच्ची यतीम हो गई है, तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। सादिक ने जब अपनी बहन के सामने नन्ही बच्ची को रखा तो उसकी बहन ने नफरत से मुंह फेर लिया और गुस्से में बोली, ये कितनी मनहूस है, पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। ये बच्ची तो आगे भी सिर्फ मुसीबत ही लाएगी, मुझसे इसे दूर रखो। ये अल्फाज सुनकर सादिक की आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और खामोशी से घर वापस चला गया। सादिक ने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा, मगर वो उसे कभी प्यार से पुकार नहीं सका। अपनी बहन के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर उसने आरजू को नानी के हवाले कर दिया। वह खुद अकेला रहने लगा। दिन भर मेडिकल स्टोर पर काम करता और जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे काटने को दौड़ती। वक्त गुजरता गया, लेकिन उसके दिल में आरजू के लिए प्यार की जगह नफरत बढ़ती गई। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता, अगर ये बच्ची पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। ये वाकई मनहूस है। इसी सोच में वो नशे की लत में डूबता चला गया। शुरुआत में थोड़ा बहुत पीता, लेकिन धीरे धीरे नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत ये हो गई थी कि वो काम पर जाना छोड़ चुका था। दिन रात नशे में चारपाई पर पड़ा रहता। दूसरी तरफ आरजू नानी की गोद में पल रही थी। उसे ये पता भी नहीं था कि उसका बाप उसे ही अपनी बदनसीबी की वजह मानता है। लेकिन जब वो 13 साल की हुई तो नानी का भी साया उसके सिर से उठ गया। अब उसके पास और कोई सहारा नहीं था। मजबूर होकर वो अपने बाप के पास लौट आई, मगर इन 13 सालों में उसने अपने बाप को हमेशा खुद से दूर ही पाया था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ लिया, बाबा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हैं? मैंने क्या गलती की है? सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से उसे देखा और करवट बदल ली। वो उस वक्त भी नशे में धुत था। आरजू हर रोज उससे कहती, बाबा, आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहां से? मगर सादिक को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। एक दिन आरजू की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखों में जलन थी और उसे तेज बुखार था। वो कांपती हुई अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। सादिक ने नशे में धुत आंखों से बेटी की तरफ देखा और कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में कोई शैतानी फितूर चल रहा था। कुछ पल बाद वो हल्की आवाज में बोला, बेटी, तुम फिक्र मत करो। वो तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा जहां वो पहले काम करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीदकर घर वापस आ गया। आरजू बुखार से तप रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और वो कमजोरी से मुश्किल से खड़ी थी। सादिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और आरजू के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही आरजू बिस्तर पर गिर पड़ी। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वो धीरे धीरे सांसें ले रही थी। कुछ सादिक एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वो कोने में जाकर जोर जोर से हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल जन्म ले रहे थे। रात गुजर गई। सुबह जब आरजू की आंख खुली तो उसने गहरी कमजोरी महसूस की। उसके जिस्म में अजीब सी सनसनाहट थी। बुखार इतना तेज था कि वो मुश्किल से उठ पाई। मगर सादिक यहीं पर नहीं रुका। रोज का शैतानी खेल अब ये सब एक रोज का खेल बन गया था। पहले वो आरजू को कोई खास दवाई खिलाता,
जिससे उसे तेज बुखार होता और फिर वही इंजेक्शन लगाता। हर बार कहता, फिक्र मत करो बेटी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मगर वो ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि उसके जिस्म में अजीब बदलाव आ रहे थे। आज भी वैसा ही दिन था। सादिक ने आरजू को आवाज दी, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा एक खास दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? सादिक मुस्कुराकर बोला, तुमने उसे बचपन में देखा था, वो तुम्हें बहुत खिलाता था, बहुत प्यार करता था। आज वो इस्लामाबाद से सीधे हमारी तरफ आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूं कि खाने का अच्छा इंतजाम कर लो। आरजू ने सर झुका लिया और चुपचाप किचन में चली गई। उधर मौसम बिगड़ता जा रहा था। रात का मंजर सर्दी कड़ाके की थी। रात के अंधेरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। सादिक ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो लगभग उसी की उम्र का था। दोनों की उम्र 50 साल के करीब थी। जैसे ही सादिक ने उसे देखा, वो जोश से गले मिला। उस आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाई, दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? सादिक हंसते हुए बोला, आओ आओ, अंदर आ जाओ। दोनों कमरे में दाखिल हुए। सादिक ने तुरंत आरजू को आवाज दी, बेटी जल्दी से खाना ले आओ, मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी होगी। कुछ पल बाद कमरे का दरवाजा खुला। आरजू खाने की ट्रे लेकर अंदर आई। जैसे ही सादिक के दोस्त की नजर उस पर पड़ी, वो एकदम सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो खाना देखने के बजाय आरजू को घूर रहा था। उसकी नजरों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। वो कुछ बोलना चाहता था, मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। आरजू बेखबर थी, लेकिन सादिक सब समझ रहा था। जोइद की नजरें आरजू पर जमी रहीं। वो एक पल के लिए सन्न खड़ा रहा, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होंठों पर एक अजनबी मुस्कान। वो बार बार अपनी जुबान से होंठ तर कर रहा था। सादिक की नाराजगी। सादिक ने झट से उंगलियों की चटकी बजाई और सख्त लहजे में कहा, कहां खो गए हो जोइद? ये मेरी बेटी आरजू है। जोइद झटके से होश में आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ये वही बच्ची है ना जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले ही जवान कैसे हो गई? सादिक ने तुरंत उसका ध्यान खाने की तरफ मोड़ने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी खा लो। लेकिन जोइद की नजरें अब भी आरजू पर ही जमी थीं। फिर वो एक पल के लिए कुछ सोचते हुए बोला, आज रात मैं यहीं रुकूंगा। सादिक की चालाकी ये सुनते ही सादिक के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, जोइद आज रात मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम जा सकते हो। जोइद ने एक बार फिर आरजू की तरफ लालची नजरों से देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खामोशी से खड़ा हो गया। सादिक ने उसे खुद गाड़ी में बैठाया और घर से बाहर ले गया। जब सादिक वापस आया तो उसने देखा कि आरजू का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कमजोरी से कांप रही थी, उसकी आंखें भारी हो रही थीं। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? आरजू ने टूटे हुए लहजे में मुश्किल से कहा। सादिक ने एक मक्कार मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ बेटी, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी दवा लाने में देर नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन ले आया हूं, चलो लगवा लो, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, जिसमें एक अजीब सी चालाकी छुपी थी। आरजू बेबस थी। आरजू चुपचाप अंदर गई और बिस्तर पर बैठ गई। सादिक ने उसके बाजू की आस्तीन ऊपर की ओर चतुराई से इंजेक्शन लगा दिया। आरजू कुछ देर तक बाजू को मलती रही, दर्द सहती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। वो पहले से ही बुखार से कमजोर थी और अब इस इंजेक्शन ने उसकी आखिरी ताकत भी छीन ली थी। आरजू बिस्तर पर गिर गई। उसका जिस्म बेजान सा हो गया और वो धीरे धीरे अर्ध बेहोशी में चली गई। सादिक बेचैनी से कमरे के बाहर टहल रहा था। जैसे ही आरजू की धीमी सांसों की आवाजें सुनाई देने लगीं, वो झटपट अंदर आ गया। उसकी नजर आरजू पर पड़ी, जो बेहोश पड़ी थी। वो धीरे धीरे उसके करीब आया, गौर से उसे देखा और फिर झेर लब मुस्कुरा दिया। जोइद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कर रहा था वो बेकार नहीं गया। मेरा काम हो गया। ये सोचते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वही इंजेक्शन निकाल लिया जो कुछ देर पहले उसने आरजू को लगाया था। उसकी नजरें उस इंजेक्शन पर जमी थीं,
जैसे वो किसी कीमती खजाने को देख रहा हो। यह कोई मामूली इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब सादिक एक फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था, तो उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसी अजीब दवाइयां मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म पर चौंका देने वाले असर डाल सकती हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो किसी लड़की के शरीर में लगाए जाएं तो वो वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। आरजू पर पहला बार 2 साल पहले सादिक ने यही इंजेक्शन आरजू पर आजमाना शुरू कर दिया था। हर हफ्ते वो छुपकर उसे कोई खास दवा खिलाता जिससे उसे तेज बुखार हो जाता। वो बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से तड़पती रहती, और जब वो अपने बाप से दवा लाने की मिन्नत करती तो सादिक मुस्कुराते हुए वही इंजेक्शन खरीद कर लाता और उसे लगा देता। सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी बेटी, वो हमेशा यही कहता, और आरजू बेचारी इस पर यकीन कर लेती। आरजू की हालत बिगड़ने लगी। ये खेल लगातार 2 साल तक चलता रहा। अब आरजू खुद हैरान थी कि आखिर उसके जिस्म में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। उसका चेहरा, उसकी त्वचा, उसका पूरा जिस्म, सब कुछ अजीब तरीके से बदल रहा था, मगर वो कुछ समझने से कासिर थी। सादिक ने बड़ी सावधानी से इंजेक्शन को फेंक दिया ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वो ऐसे चैन से सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब आरजू जागी तो उसने अजीब सा दर्द महसूस किया। वो कमजोरी से निढाल थी, मगर फिर भी खुद को संभालते हुए नाश्ते की तैयारी करने लगी। एक औरत की दस्तक, अभी वो चूल्हे पर रोटियां डाल ही रही थी कि बाहर से खाला बल्कीस की आवाज आई। आरजू बेटी, जरा थोड़ी सी चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है। आरजू ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और चम्मच से चीनी निकालकर खाला बल्कीस के लिए डालने लगी। खाला बल्कीस उसे गहरी नजरों से देख रही थी। आरजू, तू तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। जरा अपने कद काठी तो देख, तेरा बाप तो तुझे कुछ खिलाता भी नहीं, फिर भी तेरा जिस्म रोज बरोज निखरता जा रहा है। एक मेरी मिलीहा है, वो तेरी हमउम्र है। तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वो तो अब भी छोटी सी बच्ची लगती है, और तू जाने कैसे वक्त से पहले जवान हो गई। खाला बल्कीस की आंखों में हैरानी थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। आरजू की उलझन आरजू अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। ये सवाल वो अक्सर ही दोहराती थी, और हर बार आरजू को यही उलझन होती कि वो क्या जवाब दे। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से बदलाव क्यों आ रहे हैं। वो क्यों अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी है। उसने बिना कुछ बोले चीनी की प्याली खाला बल्कीस के हाथ में थमाई और अंदर चली गई। कुछ देर तक खाला बल्कीस वहीं खड़ी बातें करती रही, फिर अपने घर लौट गई। घर में खामोशी थी। सादिक अब भी रात के नशे में धुत पड़ा था। उसकी हल्की हल्की खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरजू इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने किचन में जाकर सामान देखा। आटा खत्म हो चुका था, चावल खत्म हो चुके थे, चीनी जो अभी दी थी वो भी आखिरी थी। घर में कुछ भी बचा नहीं था। आरजू की मजबूरी, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खरीद सके। वो काफी देर तक टालती रही, सोचती रही कि शायद कुछ और इंतजाम हो जाए, लेकिन आखिरकार उसका हौसला टूट गया। मजबूर होकर वो सादिक के पास चली आई। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। अब्बा! सादिक का गुस्सा, सादिक हड़बड़ाकर उठ बैठा जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों जगा रही हो? सुबह सुबह कितनी बार कहा है कि मुझे नींद से मत उठाया करो। जब मैं जल्दी उठता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत उठाया करो। वो गुस्से से बड़बड़ाने लगा, फिर बेजारी से बोला, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है तू। उसे भी यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह सुबह जागकर काम काज पर निकल जाऊं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। मुझे मत जगाया करो। आरजू का सब्र टूट गया। आरजू ने धीमे लहजे में कहा, अगर आप इसी तरह सोते रहे तो खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया मजदूरी का काम छोड़े हुए। अब अगर सुबह सवेरे उठकर कहीं जाओगे तो कोई काम भी मिलेगा। सादिक, जो नशे की निमगनूदगी में था, अचानक चौंक कर उठ बैठा। उसने लाल आंखों से आरजू को घूरा और गुस्से से बोला, मुझसे नहीं होती ये मजदूरी, मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करके शाम को सिर्फ 1000 रुपया मिलता है। इससे तो दिन का खाना भी पूरा नहीं होता। वो बड़बड़ाता रहा, हाथ झटक कर चारपाई से उठा और कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। आरजू खामोश हो गई। सादिक अचानक रुक गया, एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जल्दी से चादर लपेटकर घर से बाहर निकल गया। उसका रुख रमजान के घर की तरफ था। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो देखा कि मोहल्ले के सारे जुआरी वहां जमा थे। वो भी खामोशी से उनके बीच जाकर बैठ गया। ये सब पक्के जुआरी थे
और सादिक भी इन्हीं का हिस्सा था। हराम कमाई और जुए की लानत उसके पुराने मसले थे जिनसे वो कभी निकल ना सका। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कोई काम ना करना पड़े। ये सोचते हुए उसने जुए में हाथ डाल दिया। जेब में कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे दांव पर लगा दिया। मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो बुरी तरह हार गया। सामने बैठे हुए शमशीर ने नशे में धुत हंसते हुए कहा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा सकता हूं। सादिक ने एक पल सोचा और फिर बेरहमी से सिर हिला दिया। शमशीर का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो नशे में झूमता हुआ सादिक के घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर दरवाजा पहले से ही खुला था। कमरे के अंदर आरजू निम बेहोशी में पड़ी थी। बुखार और कमजोरी की शिद्दत से वो होशो हवास खो चुकी थी। शमशीर आगे बढ़ा, झुककर आरजू को उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल आया। बाहर उसकी महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आरजू को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। सादिक दरवाजे पर खड़ा धुंधली आंखों से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्रासारार मुस्कान थी। अपनी आसानी से नहीं शमशीर खान, ये मेरी बरसों की मेहनत है। मैं सिर्फ 2000 रुपए के एवज इसे जाने नहीं दूंगा। सादिक की आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो किसी भी कीमत पर ज्यादा पैसे हासिल करना चाहता था। शमशीर खान ने गहरी सांस ली, फिर बेजारी से बोला, अच्छा ठीक है, मैं बैंक जाकर रकम का बंदोबस्त करता हूं। उसका रुख बैंक की तरफ था। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने अपना चेक कैश करवाया और सारी रकम नकद अपने पास रख ली। आरजू की आंख खुलती है दूसरी तरफ। आरजू की आंख खुली तो उसने खुद को एक शानदार बेडरूम में पाया। यह कमरा इतना खूबसूरत और महंगा था कि वो एक पल के लिए हैरान रह गई। वो बेइख्तियार घबराकर उठ बैठी। ये कहां हूं मैं? उसके जहन में झटके से यादें कौंधने लगी। वो याद करने लगी कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। सादिक शमशीर का उसे पकड़ना और फिर वो इंजेक्शन जो सादिक ने जबरदस्ती उसे लगाया था। एक लम्हे के लिए जैसे वक्त थम गया, फिर हकीकत पूरी शिद्दत से उस पर हमलावर हुई। अब्बा ने मेरे साथ ये क्यों किया? उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। मेरे अपने बाप ने मुझे बेच दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो अभी इसी सदमे में थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर शमशीर खान दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी भी लगा दी। अब वो भूखी नजरों से आरजू को देख रहा था। आरजू खौफजदा हो जाती है। आरजू के जिस्म में ठंडी लहर दौड़ गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे और वो थर थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अब्बा के पास वापस जाना है। शमशीर ने जोरदार कहखा लगाया और आगे बढ़ने लगा। तुम्हारा अब्बा, उसने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारे अब्बा ने खुद तुम्हें मेरे हाथों फरोख्त किया है, पूरे 2 लाख रुपए में। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आरजू सदमे में आरजू की आंखों में आंसू आ गए। ये नहीं हो सकता। उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसी में समा जाए। शमशीर खान और करीब आने वाला था कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। कौन आया? शमशीर चौंक गया। वो गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो झुंझलाकर बोला, अब इस वक्त कौन आ गया? उसने पलटकर एक आखिरी दफा आरजू को घूरा, फिर दरवाजा खोला। बाहर एक मुलाजिम खड़ा था जो घबराया हुआ लग रहा था। नीचे थोड़ी सी इमरजेंसी है, आपको फौरन बुलाया गया है। शमशीर गालियां बकता हुआ पीछे हटा और खा जाने वाली नजरों से आरजू को देखकर बोला, कहीं नहीं जाना, मैं अभी वापस आता हूं। फिर वो दरवाजा खोलकर नीचे चला गया। आरजू अकेली रह गई। अब वो फिर से कमरे में अकेली थी। आरजू शदीद खौफजदा थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थीं, जहां से अभी कुछ देर पहले शमशीर निकला था। लेकिन फिर अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आरजू घबराकर पीछे मुड़ी। ये खिड़की घर के पिछली तरफ खुलती थी, जहां आमतौर पर कोई नहीं आता था। दस्तक के साथ ही एक जानी पहचानी आवाज आई, आरजू, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा अब्बा। आरजू के जिस्म में झटका सा लगा। अब्बा? उसने बेयकीनी से खिड़की की तरफ देखा। जल्दी आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। सादिक का चेहरा खिड़की के बाहर नजर आ रहा था। वो परेशान लग रहा था, जैसे किसी बड़ी मुसीबत में हो। आरजू समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन शमशीर से बच निकलना इस वक्त उसकी सबसे बड़ी तरजीह थी। यहां वो एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी।
सादिक ने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से खिड़की से बाहर निकाल लिया। आरजू के जहन में सवालों की बौछार थी, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सोचने की हालत में नहीं थी। भाग निकलने का सफर बाहर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। हम कहां जा रहे हैं अब्बा? आरजू ने हांफते हुए पूछा, लेकिन सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोला और आरजू को अंदर बिठा दिया। फिर गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। सादिक ने गहरी सांस ली और बोला, शमशीर मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं, वरना वो मुझसे बदला लेगा। मैंने वक्ती तौर पर हां कर दी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तुम्हें बचाने आ गया। आरजू की आंखों में आंसू भर आए। मैंने अब्बा के बारे में गलत सोचा। वो तो अब भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। वो अपने दिल को तसल्ली देने लगी और उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सादिक गाड़ी तेजी से चलाता रहा। अब गाड़ी शहर के मेन रोड से निकलकर एक वीरान इलाके में दाखिल हो चुकी थी। दूर दूर तक सिर्फ सुनसान मैदान और झाड़ियां थीं। आरजू ने चादर को मजबूती से अपने ऊपर लपेट लिया और सहमी हुई बैठी रही। सादिक खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई। आरजू चौंक गई। ये कौन सी जगह है अब्बा? आरजू ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन यहां कोई आबादी नहीं थी। अब्बा, आप मुझे कहां ले आए हैं? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सादिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, गाड़ी से नीचे उतरा और फिर आरजू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लिया। जैसे ही आरजू के कदम जमीन पर पड़े, उसने सामने का मंजर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। आरजू के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। सामने का मंजर देखकर उसका दिल जोर से धड़का। वो अच्छी तरह पहचान सकती थी कि उसका बाप उसे कहां ले आया है। सामने कतार में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जो 2-2 या 3-3 मंजिला थे। नीचे हर कमरे के दरवाजे खुले हुए थे और उनके अंदर से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। ऊपर की मंजिलों की बालकनी में कई लड़कियां झुकी हुई थीं, जो नीचे झांक रही थीं। जैसे ही सादिक ने गाड़ी रोकी, कई लड़कियों ने आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ की हंसी में बेबसी थी, तो कुछ की आवाजों में शर्मनाक तंज छुपा हुआ था। आरजू का जिस्म पसीने से भीग गया। वो समझ चुकी थी कि यह जगह क्या है। यहां जो लड़कियां खड़ी थीं, उनके लिबास अधूरे से थे। अंदर से तेज म्यूजिक बजने की आवाजें आ रही थीं और उनके साथ मर्दों की भारी कहकहों की गूंज मिली हुई थी। ये सब सुनते ही आरजू का जिस्म खौफ से कांपने लगा। अब्बा, यहां से वापस चलो, मुझे यहां नहीं रुकना। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी, लेकिन सादिक ने एक ठंडी नजर उस पर डाली और आगे बढ़कर उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। वापस क्यों जाऊं? उसने संगदिली से कहा। मैंने सालों तक तेरा खर्च उठाया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। ये कहते ही उसने जबरदस्ती आरजू को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आरजू के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तो क्या अब्बा ने जानबूझकर पहले मुझे शमशीर के हाथ बेचा और अब यहां ले आया है? उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में आंसू भर आए। छोड़ो मुझे अब्बा, प्लीज। वो पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर सादिक जालिम बन चुका था। वो उसे घसीटता हुआ अंदर ले जा रहा था। अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए तो सामने एक मोटी सी औरत बैठी थी, जिसने सादा मगर शानदार लिबास पहना हुआ था। जैसे ही उसकी नजर आरजू पर पड़ी, वो सीधी होकर बैठ गई। सादिक ने बेरहमी से आरजू को उसके सामने पटकते हुए कहा, वाह, क्या कमाल की चीज लाया हूं, है ना? औरत ने दिलचस्पी से आरजू को देखा और मुस्कुराकर बोली, कहां से मिली ये? उसने सामने झुकते हुए आरजू के गाल पर हाथ फेरा। आरजू झुरझुरी लेकर पीछे हट गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। आरजू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सादिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो बिल्कुल आराम से बैठा था, सुकून से अपनी बात कह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखकर लगता है कि यह सिर्फ 14 साल की है, लेकिन इसके जिस्म में जो कशिश है वो मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। मैंने इसे खास तौर पर तैयार किया है, उसने बेरहमी से कहा और मालकिन की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारे कोठे पर ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम माला माल हो जाओगी। बस खामोशी से मेरा हिस्सा दे दो। आरजू के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा बाप मुझे हमेशा से बेचने के लिए तैयार कर रहा था? उसका दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा,
ऐसे माल के लिए तो हम न जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। आरजू की आखिरी कोशिश ये सुनकर आरजू के पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। वो एकदम उठी और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन आसपास कई तगड़े आदमी पहले से मौजूद थे। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, वो लपक कर उस पर झपट पड़े और जबरदस्ती उसे पकड़कर दोबारा उसी औरत के कदमों में पटक दिया। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो अब्बा, खुदा के लिए मुझे यहां मत छोड़ो। आरजू झारो कतार रो रही थी, अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी, उसके हाथ पकड़ रही थी, लेकिन सादिक की आंखों में एक कतरा भी रहम नहीं था, बल्कि वो खामोशी से खड़ा मुस्कुरा रहा था। मालकिन ने गहरी नजरों से आरजू का जायजा लेते हुए कहा, 14 साल की है लेकिन लगती 20 साल की है। ये तुमने क्या जादू किया? सादिक की शैतानी हंसी। सादिक ने जोरदार कहकहा लगाया, लोग समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा कुछ नहीं। आरजू ने बेमिसाल हैरानी से अपने बाप की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? सादिक शैतान की तरह हंसता रहा। जब ये पैदा होने वाली थी तो इसकी मां भटक रही थी, सहारा ढूंढ रही थी। मुझे देखते ही उसने सोचा कि शायद मैं उसकी बगड़ी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन वो गलत थी। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर हंसा और बोला, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो बस एक जरिया थी। मालकिन ने जल्दी जल्दी पैसे गिनने शुरू कर दिए, जबकि सादिक के चेहरे पर लालच और हवस की शैतानी चमक और गहरी हो गई। आरजू का टूटा हुआ दिल, आरजू का जिस्म कांपने लगा। अब्बा, ये सच नहीं हो सकता। सादिक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने बेशर्मी से खानम बाई की तरफ देखकर कहा, यह मुझे मजबूर करती थी कि मैं मजदूरी करके पैसे कमा कर लाऊं। इसकी मां के मरने के बाद ये एक अजीब मुसीबत बन गई थी। दिन रात खाने पीने का सामान मांगती रहती थी, मगर पैसे तो मेरी जेब में होते नहीं थे। वो कहकहा लगाकर बोला, मैंने पहले छोटे मोटे जुए खेलना शुरू किए, लेकिन कोई रकम हाथ नहीं आई। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि मुझे अपनी बेटी को कमाई का जरिया बनाना चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरमाया बन सकती थी। आरजू के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। सादिक ने अपनी बात जारी रखी, फिर मैंने इसे ऐसे इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए जिनसे ये वक्त से पहले जवान हो गई। अब ये यहां कमाएगी और मैं हर महीने इसकी कमाई में से अपना हिस्सा वसूल करता रहूंगा। मेरी तो जिंदगी संवर गई है ना खानम बाई? वो एक और कहखा लगाकर बोला। खानम बाई ने मुस्कुराकर सादिक की तरफ देखा और बोली, तुम तो बड़े लालची निकले। आरजू उन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें बेयकीनी और सदमे के मारे फटी की फटी रह गईं। अब्बा, आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैं तो आपको अपना सगा बाप समझती थी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। ये सच नहीं हो सकता, नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन सादिक ने बेरहमी से सर झटक दिया। वो नोटों को जेब में डालते हुए उठा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरजू चीखती चिल्लाती रही। वो उसका दामन पकड़ना चाहती थी, मगर सादिक ने पलट कर भी न देखा। वो सुकून से उठा और आराम से कोठे से बाहर निकल गया, लेकिन शायद उसके किए हुए जुल्म ने अब उसके लिए दुनिया में कोई रास्ता बाकी न छोड़ा था। सादिक का पूरा इरादा था कि वो जल्द से जल्द ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर भाग जाए। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ तेजी से सड़क पार कर रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल दिया। धमाके की आवाज गूंजी। सादिक का जिस्म कई बार उछला और वो बुरी तरह सड़क पर लुढ़कता चला गया। लोग इकट्ठा हो गए। उसकी चीखें सुनकर लोग दौड़कर उसके पास जमा हो गए। सादिक की गर्दन टूट चुकी थी, उसके सर से खून बह रहा था। उसने अपनी धुंधली आंखों से आखिरी बार ऊपर देखा और वहीं दम तोड़ दिया। लोगों ने उसकी जेब टटोली, नोटों की गड्डियां निकली। सब हैरान रह गए, ये इतने पैसे कहां से ला रहा था? लेकिन जिसके हाथ जो लगा उसने लूट लिया। सादिक अपने लालच और हवस के साथ इसी दुनिया में दफन हो गया। दूसरी तरफ आरजू अब भी कोठे पर रो रही थी, बिलक रही थी, मगर किसी को उस पर रहम न आया। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद को बचाएगी। भाग निकलने की साजिश अंधेरी रात में जब सबने समझा कि वो बेहोश हो चुकी है, तो उसे कोठे के पिछले हिस्से में डाल दिया गया। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, अब ये बच नहीं सकती, किसी ने सरगोशी में कहा था। लेकिन वो बेहोशी की सिर्फ अदाकारी कर रही थी। आरजू की चालाकी जैसे ही कदमों की आवाजें खामोश हुईं, उसने आंखें खोली। उसने अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ वो खंजर निकाला।
जो उसने शमशीर पर हमला करने के लिए उसके कमरे से चुराया था। मगर वो खंजर उस वक्त किसी काम ना आया था, लेकिन अब आएगा। उसने खंजर की नोक से दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश की। खुल जा, बस थोड़ा सा और। आखिरकार चटाख की आवाज आई और ताला खुल गया। भाग निकलने की कोशिश, दरवाजा खुलते ही वो पीछे की तरफ निकल आई। सामने का मंजर, सामने का रौनक से भरा हुआ बाजार अब अंधेरे और वीरानी में डूबा हुआ था। आरजू ने अपनी चादर को खुद पर लपेटा और रात की तारीकी में अपने आप को छुपा लिया। मुझे कहीं महफूज जगह पहुंचना होगा। उसे याद आया कि उसकी खाला इसी शहर में कहीं रहती है। अगर वो उनके घर पहुंच जाए तो शायद वो उसे पनाह दे सकें। बस फज्र की अजान होने से पहले पहले उसे उनका घर ढूंढना था। आरजू की आखिरी उम्मीद रात की स्याही में खौफ और बेबसी के साए में चलती आरजू आखिरकार अपनी खाला के दरवाजे पर जा पहुंची। खाला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो आरजू को इस हालत में देखकर हैरान रह गई। बेटा, तू यहां इस वक्त? ये क्या हाल बना रखा है? लेकिन आरजू खामोश न रह सकी। वो फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी बर्बादी की कहानी सुना दी। अपने बाप की शैतानी हकीकत, उसके हाथों बेची जाने की अजियत और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत खाला ने आगे बढ़कर मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। नई जिंदगी की शुरुआत। खाला का जवान बेटा भी करीब खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में हमदर्दी और अफसोस था, जैसे वो आरजू के दर्द को महसूस कर सकता हो। कुछ ही दिन गुजरे तो खाला को डर होने लगा कि कहीं कोई और मुसीबत आरजू के पीछे ना आ जाए। मेरी बेगुनाह भांजी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है, अब मैं उसे और किसी तकलीफ में नहीं डाल सकती। ये सोचकर खाला ने रातों रात आरजू और अपने बेटे का निकाह पढ़वा दिया। जब काजी ने निकाह मुकम्मल किया तो खाला ने तड़प कर दुआ की, ए अल्लाह, किसी की मां ना मरे, वरना औलाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। आरजू की किस्मत बदल गई। आरजू ने हमेशा अपने बाप को अपना मुहाफिज, रक्षक समझा था, लेकिन वही बाप उसे जिल्लत में धकेल कर बेच आया। मगर अब उसकी जिंदगी में खुशियों का सूरज निकल चुका था। उसने बहुत हिम्मत और सब्र से हालात का मुकाबला किया और अब वो एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहां उसका शौहर उसकी इज्जत करता था, उसे महफूज रखता था और उसका वफादार मुहाफिज बन चुका था। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ रिश्ते जाहिरी तौर पर करीब होते हैं, लेकिन हकीकत में वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी कभी अजनबी लोग भी अपना बनकर इज्जत और मोहब्बत दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आज का ये वाकई आपको बहुत पसंद आया होगा। मजीद ऐसी ही हकीकत पर मबनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। शुक्रिया।